हेलो दोस्तों, गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जलप्रपात। भूगोल का अगला टॉपिक है हमारा जलप्रपात है। इसको अंग्रेजी में जलप्रपात को वाटरफॉल भी कहते हैं, जलप्रपात या वाटरफॉल। तो सबसे पहले जलप्रपात किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में तीव्र ड्रांस के सहारे नीचे गिरती हुई पानी या जल को उसी के धारा को जलप्रपात कहते हैं। ड्रांस का मतलब जब ऊपर मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसा कोई पर्वतीय क्षेत्र है और इसी पर्वतीय क्षेत्र से धारा आकर नीचे ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है। तो इसी को ये डांस के सहारा माना जाता है कि डांस के सहारे से ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी होते हुए ऊपर से नीचे गिरती है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। आपने अक्सर अगर आपने कहीं घूमने गए होंगे तो आपको कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि जो अचानक आप बहती हुई आती हैं और कहीं पे उस नदिया का जो ढाल है तो कहीं अचानक नीचे गिरता है, जो एकदम खड़ी होकर गिरता है, यानी उसका ढाल एकदम नीचा हो जाता है खड़ा होकर। वहीं से वो जल क्या होता है, ऊपर से जब ऊपर से बहती हुई तो जब ढाल हमारा ज़्यादा खड़ा होगा, नीचा होगा, तो नीचे गिरने लगेगी, यानी तो उसी को कहा जाता है जलप्रपात है या झरना भी नाम दिया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में तीव्र डांस के सहारे नीचे गिरती हुई पानी जल की धारा को जलप्रपात कहते हैं। आपको मैं मैप के थ्रू दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे, तो आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये नदियाँ बहती हुई आ रही है, आप यहाँ नदियाँ बहती हुई देख रहे हैं कि ये नदियाँ बहती हुई आ रही है और अचानक इसका जो नदियाँ जब बहती आ रही है तो अचानक ये भूभाग निचला हो जाता है और ये सीधे ठड़ी हो जाती है। और जब ठड़ी हो जाती है तो ठड़ी होने के बाद ये जो जलधारा बहकर आ रहा है उधर से, तो ये जलधारा जब बह कर आ रहा है तो यहाँ ऐसे ऐसे करके नीचे गिरता है। इसी को कहा जाता है कि ड्रांस के आकार में गिरते हुए, यही जलप्रपात है। इसी को झरना कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं। आपने घूमने गए होंगे तो कई जगह ऐसे देखे होंगे। अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जलप्रपात किसे कहते हैं, तो ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से बाहर निकलने वाली जल की धारा को जलप्रपात कहते हैं। यानी ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों, जो बहुत बहुत बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो उसके अंदर से, यानी पर्वतों के या पहाड़ों के अंदर से बाहर जब जल निकलता है और ऊपर के चट्टानों से नीचे चट्टान में जाके गिरता है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। अभी मैंने आपको चित्र में दिखा दिया हूँ कि क्या कैसा है। फिर गिरने वाली जल की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यानी उसकी जो धारा होती है तो बहुत फैलाव में नहीं, उसकी जो धारा होती है एकदम पतले पतले रूप में गिरती है, उसी को क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाली एक बहुत ही बड़ी जलधारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे जलप्रपात नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, महाजलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, महाजलप्रपात। अंग्रेजी में ग्रेट वाटरफॉल कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में कुछ जलप्रपात और ये किस नदी पर स्थित है, किस राज्य पर स्थित है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आप देखेंगे पहला हमारा दिया है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये आपके शरावती नदी में है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी में है, शरावती नदी में जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर दूसरा धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में। धुआंधार दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। दुग्धधारा और कपिल धारा जो दोनों हैं तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ तहसील से, और उसके 8-10 किलोमीटर आने के बाद कपिल धारा और दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण होता है। इसके बाद देखेंगे अगला जलप्रपात आपके सामने है
डूडूमा जलप्रपात ये मच्छकुंड नदी पर स्थित है और जो उड़ीसा राज्य में आता है। किस राज्य में आता है? उड़ीसा राज्य में। फिर चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है, ये इंद्रावती नदी पर है जो राजस्थान, वैसे देखा जाए तो ये राजस्थान का नहीं है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में आता है। पे हुडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है जो झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे हम देखेंगे गोकाक जलप्रपात, ये घटप्रभा नदी पर स्थित है जो कर्नाटक में। देखेंगे घटप्रभा और मालप्रभा दोनों नदियां जाकर एक जगह कर्नाटक में मिलती हैं और ये अलग अलग होते हैं और फिर बाद में जाके दोनों एक साथ मिल जाते हैं। एक का नाम है घटप्रभा जो आपके सामने है और एक का नाम मालप्रभा है जो कर्नाटक राज्य में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कोटा के आसपास भैंसा रोड के नज़दीक ये स्थित है जो चंबल नदी पर है। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थान से निकलती है। महू का नाम वर्तमान में बदलकर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। फिर दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है जो गोवा में है। ये मांडवी नदी जो गोवा में है, मांडवी नदी को दोस्तों गोवा का जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गोवा की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है मांडवी नदी। फिर चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश के। देखेंगे चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर है मध्य प्रदेश के जो रीवा जिले में आता है और इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर के आसपास बताई जाती है कि इसकी ऊंचाई, इस जलप्रपात की ऊंचाई 130 मीटर है। फिर इसके बाद अगला हम देखेंगे, अगला जलप्रपात है आपके सामने स्क्रीन पे है जो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य में स्थित है? कर्नाटक। फिर गौतम जलप्रपात या गौतम धारा या जलप्रपात या जोहा धारा या जलप्रपात ये रारू नदी पर है। रारू नदी आपका झारखंड राज्य में आता है। कहाँ आता है? झारखंड राज्य में। फिर कुंचिकल जलप्रपात है आपके बराही नदी पर आता है जो कर्नाटक में है, बराही नदी। फिर दसम जलप्रपात जो कांची नदी पर है, ये झारखंड में है। फिर सांडनी जलप्रपात है और ये शंख नदी पर है जो झारखंड में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हमें भारत के प्रमुख जलप्रपात और उसकी कुछ विशेषताएं नीचे हम देखेंगे। तो पहला प्रमुख जलप्रपातों में है, इनके बारे में हम थोड़ा सा विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाए तो कर्नाटक में है। फिर धुआंधार, फिर शिव समुद्रम, फिर कुचिकल, हुंडरू और चुलिया जलप्रपात हम पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम पहला देखते हैं। तो पहला है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। ये सिद्धापुर कर्नाटक में स्थित है और ये 253 मीटर है यानी 829 फुट है। आपको कहीं कहीं पे 255 भी मीटर मिलता है, कहीं कहीं पे आपको 455 मीटर भी इसकी ऊंचाई मिलती है। ये शरावती नदी पर स्थित है जो कर्नाटक राज्य में है। इसकी विशेषता क्या है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये जलप्रपात 4 छोटे जलप्रपातों जैसे राजा, आपके सामने लिखा है राजा, राकेट, रोलर, रानी को मिलाने से बना है। कितने जलप्रपात मिलाने को बना है? 4। राजा, राकेट, रोलर और रानी को मिलाने से बना है। इसके बाद हमारा अगला जलप्रपात आता है धुआंधार जलप्रपात। ये भेड़ाघाट जबलपुर जिला में स्थित है जो मध्य प्रदेश में आता है। ये इसकी ऊंचाई 95 मीटर
कहीं कहीं आपको 18 भी मीटर मिलता है, कहीं कहीं आपको 13 भी मीटर मिलता है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलते हुए महाराष्ट्र गुजरात होते हुए जाके आपके खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता हम देखेंगे, ये इस जलप्रपात का जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ता नजर आता है। आप अगर कभी जबलपुर में गए होंगे तो आप भेड़ा घाट घूमने गए होंगे तो वहीं पास है, जब ये झरना का जल जब नीचे गिरता है तो ऐसे उड़ता है जैसे फुब्बारे जैसे, उसमें फुब्बारे कैसा उड़ता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद होकर उड़ता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। धुआं जैसे उड़ने के कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इस जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। फिर अगला जलप्रपात हमारा आता है शिव समुद्रम जलप्रपात आता है। ये मांड्या जिले जो कर्नाटक राज्य में स्थित है वहाँ है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर मिलती है। ये कावेरी नदी पर है जो कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। इसकी विशेषता क्या है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ये एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह जलप्रपात यहीं पर स्थित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी जलप्रपात पर स्थित है। फिर अगला देखेंगे कुंचिकल जलप्रपात है, जो ये निदागोडुहु गांव जो शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर बताई गई है। बरही नदी जो कर्नाटक में है उसी नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक जल विद्युत परियोजना का प्रमुख उदाहरण है। मानसून के दौरान ये यहाँ के आने वाली नदियाँ झरनों के साथ मिल जाती हैं और इसलिए इस जलप्रपात के आसपास मानसूनों के दिनों में कई छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं जो पर्यटकों के लिए मन मोह लेते हैं। यानी जब वर्षा होती है, जैसे बरसात का सीजन जब चलता है तो बरसात के समय जो आसपास के छोटे छोटे नदियां हैं जो इससे आकर मिलती हैं, उनमें भी बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं और उसी कारण पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान माना जाता है। दोस्तों, जो हमारे भारत का प्रमुख जलप्रपात था तो हो चुका है। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक से और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी साथ में आपके साथ साथ पढ़ाई कर सकें। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब हम अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।